नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नेपाल में आज सुबह भूकंप का एक और झटका। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बारिश से राहत और बचाव के काम पर असर। केंद्रीय मंत्रियों ने बिहार के भूकंप पीड़ित इलाकों का लिया जायजा। जरूरतमंदों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का भरोसा। राहुल गांधी ने विदर्भ के अमरावती से शुरू की संवाद पदयात्रा। 15 किलोमीटर की यात्रा में किसानों का दर्द बांटने खेतों तक जाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। केंद्र सरकार रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी बिल के विरोध में आज देश भर में चक्का जाम। परिवहन मंत्री की हड़ताल वापस लेने की अपील। अंतरिक्ष स्टेशन को सामान की आपूर्ति करने वाला रूस का अंतरिक्षयान बेकाबू। पृथ्वी की कक्षा में फिर से प्रवेश की आशंका। बात नेपाल में मची भूकंप से तबाही की, जिसके बाद जैसे जैसे मलबा हटाने का काम आगे बढ़ रहा है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। दुनिया भर से राहत सामग्रियां नेपाल पहुंच रही हैं। हालांकि आज भी मौसम की बेरुखी की वजह से राहत और बचाव के काम में बाधा आ रही है। भूकंप से हुई तबाही के बाद अब लोगों को महामारी का डर सता रहा है। राहत भरा एक दिन गुजरने के बाद नेपाल के भूकंप पीड़ित इलाकों में आज सुबह फिर बरसात शुरू हो गई। खराब मौसम के चलते राहत और बचाव कार्यों पर असर पड़ रहा है। आज सुबह 6:30 बजे भूकंप का एक और झटका महसूस किया गया, लेकिन अभी तक इससे कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। मृतकों का आंकड़ा 5300 हो गया है और सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कल अस्पतालों में जाकर भूकंप से घायल लोगों से मुलाकात की और इलाज का जायजा लिया। इस बीच महामारी की आशंका के चलते काठमांडू से लोगों का पलायन जारी है। स्वयंसेवी संगठनों ने उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए मुफ्त बसें उपलब्ध कराई हैं। इन बसों के जरिए बुधवार को देर शाम तक करीब 3 लाख लोग काठमांडू छोड़कर दूर दराज में अपने गांव की ओर चले गए। हम यहाँ जानेंगे कुछ लोगों से बातचीत करने के कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। सुबह 4 बजे से हम यहाँ बैठे हैं। हाँ। अभी तक ले जाने के लिए इतने राहत दुनिया देश से आता है। हम लोग अभी तक झापा है, हमारा घर पहुँचाते नहीं, इतनी दूर से आए। आप लोग अब काठमांडू छोड़ के क्यों जाना चाह रहे हो? हम लोग इधर के नहीं है, हम घूमने आए थे, भूकंप पीड़ित में पड़ गए। हाँ। हमारा घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। बाहर कितने दिन रहे, जेब में जितना पैसा था वो भी खत्म। यहाँ रहेंगे तो क्या खाएंगे, कौन देगा। इसके बावजूद हजारों लोग अभी भी खुले में रह रहे हैं और अपने घरों में नहीं जाना चाहते। आंकड़ों के मुताबिक नेपाल के 75 जिलों में से 29 जिलों में भूकंप से काफी नुकसान पहुंचा है और 11 जिले तो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। इस बीच नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय में एक मास्टर कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। इस कंट्रोल रूम में सभी देशों से पहुंचने वाली राहत सामग्री का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और उसके बाद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। I don't agree with your observation that a lot of relief material is lying there. That's an exaggerated account of the situation. भारत ने भी ऑपरेशन मैत्री के तहत अपनी ओर से राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। भारतीय बचाव दल और सेना के जवान लगातार भूकंप पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों तक और अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच नेपाल में बिल्डिंग कोड का पालन नहीं होने की बहस चल पड़ी है। लोग मकानों में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल नहीं होने से नाराज हैं। वो चाहते हैं कि नेपाल में जर्जर और असुरक्षित इमारतों में जो सरकारी दफ्तर लग रहे हैं उन्हें हटाया जाए। नेपाल के लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भारत की भूमिका को लेकर, क्योंकि भारत ने बहुत ही क्विकली, बहुत ही प्रॉम्प्टली एक्ट किया है। मोदी जी ने काफ़ी प्राथमिकता में रखा है और जिस तरह से भारतीय पार्लियामेंट ने जिस तरह से जो सदास्यता दिखाई है, भारतीय जनता से जो सद्भाव प्रकट हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुख के संकट की घड़ी में आज भारत जिस तरह से नेपाल के साथ में है, भारत की जनता नेपाल के साथ में है,
ये नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी बात है और दोनों देश के मित्रता के लिए भी बहुत अच्छी बात है। इस बीच नेपाल ने न्यूजीलैंड से मदद लेने से इनकार कर दिया है। नेपाल ने कहा कि फिलहाल उसे न्यूजीलैंड की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। कैमरामैन प्रशांतो कर्माकर के साथ राजेश बादल, राज्यसभा टीवी, काठमांडू। और राज्यसभा टीवी के कार्यकारी निदेशक राजेश बादल काठमांडू में मौजूद हैं और इस समय सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। बादल जी, इस समय जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जाहिर तौर पर खुले में वो रह रहे हैं, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। अब 5 दिन बाद अब क्या हालात देख पा रहे हैं? मौसम की बेरुखी है और साथ ही लोगों तक क्या खाना पीना और दवाइयां, क्योंकि महामारी का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्या ये सब चीजें पहुंच पा रही हैं? 5 दिन बाद क्या हालात हैं? प्रीति, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 6:30 बजे काठमांडू में फिर एक भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर यह 4.7 के आसपास था। इसके अलावा सुबह से जो बारिश हो रही है उसने राहत और बचाव कार्यों में बाधा पहुंचाई है। ये बारिश कभी तेज हो जाती है, कभी एकदम बंद हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से कल सारा दिन ऑपरेशन बचाव बहुत अच्छी तरह से चला, आज उसमें थोड़ी सी बाधा आई है। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न के उत्तर पर। यह बात बिल्कुल सही है कि लाखों लोग पूरे देश में खुले में रह रहे हैं, बारिश में, कीचड़ में। उन्होंने छोटे छोटे तंबू और टेंट लगाए हुए हैं। जहां टेंट उपलब्ध नहीं, उन्होंने चादरें बांधी हुई हैं और इस तरह से वो, क्योंकि घर के अंदर वो जा नहीं सकते, घरों में दरारें हैं, घर असुरक्षित हैं, मन में डर है और बाहर उनका रहना उनकी मजबूरी है। तीसरा कोई रैन बसेरा उनके पास है नहीं, तो बारिश ने उनको मुश्किलों में तो डाला है। दूसरी बात यह है कि अब भूकंप के बाद जो महामारी का खतरा है, कल करीब 3 लाख लोग काठमांडू छोड़कर चले गए, तो ये पलायन सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए है। प्रीति जी, इसके अलावा क्या अब तक जो राहत है वो पर्याप्त है? क्योंकि आपने अभी बताया हमें कि न्यूजीलैंड की तरफ से जो मदद की पेशकश की गई उसे नेपाल ने अभी बोला है कि उसको जरूरत नहीं है। जो मदद अब तक पहुंच रही है वो पर्याप्त है? जी, दुनिया के तमाम देश इस वक्त संकट की घड़ी में नेपाल की मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ा मददगार देश भारत है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के तमाम देश हैं जिन्होंने अपनी मदद भेजी है। न्यूजीलैंड जहां किसे मदद ना लेने का जहां तक सवाल है, ये दोनों देशों के रिश्तों की बात है, इसलिए नेपाल ने फिलहाल कोई अपनी तरफ से ठुकराया नहीं है, बल्कि ये कहा है कि फिलहाल उसको जरूरत नहीं है। और न्यूजीलैंड ने भी कहा है कि जब भी नेपाल कहेगा उसके बचाव दल और राहत सामग्री नेपाल भेजने के लिए तैयार हैं। प्रीति, और आज सुबह के भूकंप की बात आपने बताई, 4.7 तीव्रता मापी गई रिक्टर स्केल पर। बड़ी बात है कि लोगों के जहन में जो डर है, क्या वो भी दोबारा वापस आ रहा है? इस तरह के झटके लगातार आ रहे हैं, लोग क्या डरे हुए हैं अभी भी? देखिए प्रीति, ये जो इस बार का भूकंप आया है ये करीब 81 साल के बाद आया है और 81 बरस पहले जब भूकंप आया था तो इतनी तबाही और बर्बादी नहीं हुई थी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा उसका असर था। इस बार भी पहाड़ी इलाकों में ज्यादा असर है, लेकिन ये दिन में आया है, इसलिए उस वक्त लोग ज्यादातर घरों के बाहर थे, इसलिए जो भी मौतें हुई हैं वो जितनी होनी चाहिए, क्योंकि रिक्टर स्केल पे 8 से ज्यादा का भूकंप कोई बहुत आसान नहीं है, बहुत खतरनाक भूकंप है, तो जितना होना चाहिए उससे कम हुआ है। लेकिन फिर भी नेपाल जैसे एक छोटे से देश के लोगों के लिए, जिन्होंने जीवन में पहली बार ये विनाश लीला देखी है, वो डरे हुए हैं और ये डर जो है बहुत आसानी से नहीं निकलेगा। शायद इस डर को निकलने में उनके पुनर्वास होने के बाद भी कई वर्षों बाद जाएगा। प्रीति जी, और बड़ी चुनौती थी सुदूर इलाकों तक पहुंचना। अब 5 दिन बाद माना जाए, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है, इस फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, क्या उन इलाकों तक अब पहुंचा जा रहा है? वहां तक मदद पहुंच पा रही है? प्रीति, कल जो हमारी जानकारी मिली है हमें, उसके मुताबिक कल मौसम एकदम साफ था, तो इस वजह से भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर, भारतीय सेना के जवान,
बचाव दल, नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर, नेपाली जवान, बचाव दल की टुकड़ियां और दूसरे देशों की टुकड़ियां अंदरूनी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जहां पिछले 4 दिनों तक से कोई नहीं गया था, वहां से भी उन्होंने घायलों को निकाला है, उनके इलाज की व्यवस्था हुई है। तो ये एक तरह से सकारात्मक पहलू है जो देखा जाए। हाँ, अब बारिश ये आंख मिचौली जो कर रही है उसके चलते कितनी मुश्किल होती है, ये एक देखने वाली बात है। प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी वहां से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय मंत्रियों के दल ने बिहार में भूकंप पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों का बुधवार को जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और राधा मोहन सिंह ने साफ किया कि जब तक जरूरत होगी तब तक बिहार को मदद मुहैया कराई जाएगी। विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और राधा मोहन सिंह बुधवार को बिहार पहुंचे। पटना हवाई अड्डे से सीधे ये टीम पीएमसीएच गई और भूकंप पीड़ित मरीजों का हालचाल जाना। इसके बाद दोनों केंद्रीय मंत्री हवाई मार्ग से रक्सौल के लिए रवाना हो गए और वहां के राहत शिविरों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। रेलवे के द्वारा 0 बैलेंस के टिकट उनको दिए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर जहां उतर रहे हैं वहां से भी राज्य सरकारों से हमने आग्रह किया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी व्यवस्था होगी कि वहां से उनको सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। रक्सौल से लौटने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने बुधवार शाम पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और बिहार सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भारत सरकार के हर एजेंसी बिहार सरकार के साथ मिल करके राहत कार्य करेगी और जो पीड़ित है उनको राहत पहुंचाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भूकंप राहत कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जिलों में चलाए जा रहे राहत शिविरों में गए और अधिकारियों को सफाई का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। इस बीच पिछले 2 दिनों से बंद राज्य के सभी स्कूल बुधवार को खुल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नई शहरी विकास योजना को मंजूरी दी है। साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून को सख्त बनाने पर भी मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने ईपीएफओ की न्यूनतम 1000 रुपए मासिक पेंशन योजना को स्थायी करने का फैसला किया है। देश में स्मार्ट सिटी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 100 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। वहीं JNNURM की जगह अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना शुरू करने को सहमति दे दी गई। ये योजना 500 शहरों में शुरू होगी। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही पुरानी आवास परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। इसमें भ्रष्टाचार के केस 2 साल में निपटाने और सजा की अधिकतम अवधि बढ़ाकर 7 साल करना शामिल है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन भोगियों को मिलने वाली न्यूनतम 1000 रुपए मासिक पेंशन योजना को स्थायी करने का फैसला किया है। इससे करीब 20 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा कंपनी बिल और मर्चेंट शिपिंग संशोधन बिल पर मुहर लगा दी गई है। बुधवार को ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी पर आयात शुल्क 25 से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इससे घरेलू बाजार में चीनी की कीमत स्थिर रखने में मदद मिलेगी। वहीं एथेनॉल से एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई है। दोनों फैसलों से चीनी मिलों के पास ज्यादा नकदी आएगी और उन्हें बकाया भुगतान में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पर चर्चा कुछ दिनों के लिए टल गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा है। आसन ने विधेयक को मौजूदा सत्र में ही पेश करने की सरकार को अनुमति दे दी। हालांकि कुछ विपक्षी दलों की तरफ से बिल को मौजूदा स्वरूप में ही पारित कराने की मांग की गई। कुछ दलों ने इसे और चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेजने की मांग की है। राज्यसभा ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2013 को कुछ और दिनों के बाद सदन में पेश करने की इजाजत दे दी। इस विधेयक पर बुधवार को ही चर्चा प्रस्तावित थी। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मौजूदा बिल में उपभोक्ताओं के साथ साथ बिल्डरों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हालांकि उन्होंने फिलहाल इस पर और ज्यादा सहमति बनाने के लिए कुछ दिनों का वक्त भी मांगा। Public mood in mind and keeping the complaints that are coming against the real estate sector in the recent days. So we have examples in Ayodhya, examples in Gurgaon. Certain serious allegations have been made.
Instead of leaving the consumers to their fate and asking them to go to courts, it's better to address them through a regulator. I would like the House to take a view. My suggestion is, humble suggestion is, let me defer this for some more time. And meanwhile, if there are any meaningful suggestions, let's allow. विपक्ष की ओर से कई दलों ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि विधेयक में कई ऐसे संशोधन किए गए हैं जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि हड़बड़ी में विधेयक को पेश नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि विधेयक पर स्थायी समिति में काफी चर्चा हो चुकी है। Go against the interests of the public and the consumer. I request that this be referred to a select committee and in the next session of parliament the report be submitted. रियल इस्टेट की पैरवी के लिए आए हैं। आप खुद इसमें मैंने जो बात बताया मैंने क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इससे गांव का किसान भी जुड़ा हुआ है। अगर रियल इस्टेट बूम करेगी तो गांव के किसान को पैसा मिलता है जमीन का। ये पूरे देश से जुड़ा मामला है। scrutinized by the standing committee, and the bill which we are facing now, the 13th bill along with the official amendment, there are substantive differences. It needs scrutinization, and that's why a select committee be appointed. Let them go into this and report in the next session. AIADMK के सांसद नवनीत कृष्णन ने रियल एस्टेट बिल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भूमि राज्यों का मसला है, इसलिए केंद्र को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। State subject, namely land. The central government has no locus standi to introduce this bill, and although Parliament has no legislative competency to enact this law, so it must be referred to the select committee, or the central government must withdraw this bill. This is my humble submission. हालांकि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने साफ किया कि इस मामले पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है और अटॉर्नी जनरल से सलाह ली जा चुकी है। इस चर्चा के बाद उपसभापति पीजे कुरियन ने सरकार को इसी सत्र में बिल पेश करने की इजाजत दे दी। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सचिवालय और राज्यसभा टीवी के कामकाज पर टिप्पणी करने वाले 2 मीडिया संस्थानों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। चर्चा के दौरान राज्यसभा के सांसदों ने गलत खबरों पर रोक लगाने की मांग की है। बुधवार को राज्यसभा में केटीएस तुलसी समेत 12 पार्टियों के 60 सांसदों ने राज्यसभा सचिवालय और राज्यसभा टीवी के बारे में छप रही खबरों पर चिंता जताई। दोपहर बाद कार्यवाही शुरू होने पर सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने मामले को उठाते हुए मीडिया में छप रही खबरों पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। नोटिस के मुताबिक इन रिपोर्टों से राज्यसभा की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। 6 अप्रैल को और 8 अप्रैल को इस साल के डीएनए और तहलका में ये छपा कि जो राज्यसभा का टेलीविजन है उसमें 2010 से लेकर 2014 तक 1700 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जबकि वास्तवता यह है, सच ये है कि 1700 करोड़ नहीं खर्च हुआ है, 146 करोड़ सिर्फ खर्च हुआ है। दूसरे दलों के सांसदों ने भी नेता विपक्ष की बात से सहमति जताई और निष्पक्ष खबरों और कार्यक्रमों के लिए राज्यसभा टीवी की तारीफ की। सारे चैनल खंगालते हैं, देखते हैं तो ऊब जाते हैं। सिर्फ एक राज्यसभा टीवी है, राज्यसभा का टेलीविजन है। एक ही जगह है जहां से देश के लोग पूरा सच तो नहीं लेकिन दूर तक का सच दिखाने का काम होता है। चैनल राज्यसभा दोनों पर एक तरीके से साजिश के तहत कुछ न कुछ आक्रमण हो रहे हैं। इस बारे में चाहता हूं इस प्रिविलेज मोशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, प्रिविलेज कमेटी को भेज दीजिए, जिससे सब चीज सही आ जाए। The LOP and other senior colleagues have effectively presented the issue and it is before the chair. I urge upon the chair to accept this. Let the house. Okay, मंत्री जी। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नोटिस स्वीकार करने से पहले सभी तथ्यों पर गौर किया जाना चाहिए। The full facts of the case are not brought before the House, number one. Number two, when we refer a matter to privilege, we must be convinced that there is a privilege involved in this. Number three, before we admit the motion, we have to be sure of how it's going to affect the image of the House also. लेकिन कुछ सांसदों का कहना था कि गलत खबरों पर रोक लगनी चाहिए। This is not a question of criticism. This House is in the forefront for criticizing freedom of expression. But these are malicious
contrary to record, nobody was contacted. This is an attempt to malign the entire house. उपसभापति पीजे कुरियन ने भरोसा दिलाया कि नियमों के हिसाब से ही फैसला किया जाएगा। See, all aspects will be looked into and we will deal with only in accordance with the rules in the rules book. दरअसल डीएनए अखबार में 6 अप्रैल और तहलका पत्रिका में 8 अप्रैल को राज्यसभा सचिवालय और राज्यसभा टीवी के कामकाज को लेकर खबरें छपी थी। सांसदों ने इसी पर आपत्ति जताई थी। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। किसानों की परेशानियों को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री को पंजाब का दौरा करने की नसीहत दी ताकि किसानों का दुख दर्द समझा जा सके। केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों का अनाज खरीदने के लिए वो प्रतिबद्ध है और इसके लिए वैल्यू कट माफ किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। वो उधर पंजाब की मंडियों में किसानों से मिलकर लौटे राहुल गांधी ने फसलों की खरीद नहीं होने का आरोप लगाया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया में देश का पेट भरने वाले किसान की हिस्सेदारी भी है। जब ओला पड़ा आपकी सरकार ने मदद नहीं की, किसान ने सह लिया। बोनस मिलता था वो खत्म कर दिया, किसान ने सह लिया। खाद नहीं दिया, लाठी पड़ी, किसान ने सह लिया। और अब मंडी में जो उनका गेहूं है वो उठाया नहीं जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से अनाज खरीदेगी। साथ ही गेहूं की खरीद में नमी और चमक के मापदंडों में छूट दी जाएगी। आज तक जब भी कोई आपदा पड़ी है, भारत सरकार हमेशा वैल्यू कट लगाते रहा। कभी फुल वैल्यू कट लगाया, कभी हाफ वैल्यू कट लगाया, कभी 1/4 वैल्यू कट लगाया। और पहली बार हमने जो है प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने स्वयं इसमें इनिशिएटिव लिया और पहली बार हुआ है कि फुल वैल्यू कट हमने समाप्त कर दिया है। 10 दिन पहले अकाली दल और भाजपा की राज्य की सरकार ने फैसला लिया कि किसान को पूरा एमएसपी दिया जाएगा, कोई कटौती नहीं किया जाएगा और पूरी प्रोक्योरमेंट करी जाएगी। आज के दिन में मैडम 67 लाख टन मंडियों में आया है और 57 लाख टन उसमें से परचेज हो चुका है। इस मसले पर सदन में अवरोध भी हुआ, जिससे कार्यवाही करीब 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी ने मंगलवार को पंजाब की मंडियों का दौरा किया था। गुरुवार से वो विदर्भ से किसान पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्र के रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने आज देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। भारतीय मजदूर संघ ने इसका समर्थन किया है। ट्रांसपोर्टर्स, ऑटो और टैक्सी संगठनों ने बिल को वाहन चालकों के खिलाफ बताया है। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रांसपोर्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला लेगी। हड़ताल से कई राज्यों में आज सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। भारत ने जापानी निवेशकों को बड़े पैमाने पर पावर प्लांटों में निवेश का न्योता दिया है। जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्री योइची मियाजावा जापान के शीर्ष कारोबारियों के साथ भारत दौरे पर हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान जापान ने परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए नए साझा वर्किंग ग्रुप का प्रस्ताव रखा। नरेंद्र मोदी ने जापान से सामरिक संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने जापान को भरोसा दिया कि भारत में जापानी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठाती रहेगी। जापान के उद्योग मंत्री ने कहा कि उनके साथ आए कारोबारी जल्द ही भारत में $3 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं। भारत जापान ऊर्जा फोरम की बैठक में भी दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और आयुष राज्य मंत्री एस.वाई. नाइक ने कल दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो जारी किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर को भारत की अगुवाई में लाए गए एक प्रस्ताव को स्वीकार करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सत्र को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार
दिया था। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि यह ऐसा पहला प्रस्ताव था जिसमें 177 देश विश्व योग दिवस के लिए सह प्रायोजक बने थे, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले नेल्सन मंडेला का जन्मदिन मनाने के लिए सबसे ज्यादा 165 देश सह प्रायोजक बने थे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सामान की आपूर्ति करने वाला रूस का एक अंतरिक्ष यान नियंत्रण से बाहर हो गया है और धरती की तरफ बढ़ सकता है। मानव रहित कार्गो शिप को मंगलवार को कजाकिस्तान से छोड़ा गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद इस यान से संपर्क टूट गया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि कार्गो शिप M27M बेकाबू हो गया है और अनियंत्रित घुमाव के साथ परिक्रमा कर रहा है। वैज्ञानिक इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश करने की आशंका है। एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बताएं जो नाइजीरिया से है। सेना को आतंकी संगठन बोको हराम के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने बोको हराम की कैद से 200 स्कूली लड़कियों और 93 महिलाओं को आजाद करा लिया है। हालांकि सेना ने कहा है कि इनमें पिछले साल चिबोक से अगवा की गई लड़कियां शामिल हैं या नहीं, इस बारे में अभी संशय है। बोको हराम की कैद में बंधक इन लड़कियों और महिलाओं के लिए बुधवार का दिन आजादी की नई सुबह लेकर आया। नाइजीरिया सेना ने आतंकी संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अगवा की गई 200 स्कूली लड़कियों और 93 बंधक महिलाओं को रिहा कराने में बड़ी कामयाबी हासिल की। अगवा की गई लड़कियों की रिहाई के लिए बैक आवर गर्ल्स कैंपेन से जुड़ी महिलाओं ने इस मौके पर खुशी जताई है। For us though, we were happy that people in captivity had been rescued. So if the people were Chibok girls, that would have been like, oh wow, this is excellent that these girls we've been advocating for are finally going to get back to their parents. These same quarters have come out severally to say that they've rescued girls, they've rescued women and all that, but sometimes we don't get to confirm the authenticity of that news. So we are waiting that they release an official statement. नाइजीरियाई सेना के मुताबिक उसने आतंकियों के 3 शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया है। सभी बंधक सांबिसा के जंगल से रिहा कराई गई हैं। बीते साल अप्रैल में बोको हराम ने चिबोक से 200 स्कूली लड़कियों को अगवा कर लिया था। दुनिया के अलग अलग देशों में इनकी आजादी के लिए प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की जयंती है। उन्होंने ही भारत को सिनेमा की विधा से रूबरू कराया। दादा साहब फाल्के ने देश की सबसे पहली मूक फीचर फिल्म बनाई थी। भारत सरकार हर साल उनके नाम पर सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार देती है, जिसे पाना हर कलाकार का सपना होता है। लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन, ये अल्फाज ही रुपहले पर्दे पर एक अनोखे संसार को रचते हैं। भारत में सिनेमा के जरिए किस्सा गोई की इसी शुरुआत का श्रेय धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के को जाता है, जिनके जुनून के चलते ही देश में फिल्म उद्योग का जन्म हुआ। 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। दादा साहेब ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षण लिया। फोटोग्राफी के कारोबार में नुकसान के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण को ही अपना मकसद बना लिया। बरसों के जुनून और सपनों की उड़ान साल 1913 में कामयाब हुई, जब उनकी बनाई पहली मूक फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। इसके बाद उनकी लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन, सेतु बंधन, गंगा अवतरण, मोहिनी भस्मासुर और सावित्री सत्यवान जैसी फिल्में आई। 16 फरवरी 1944 में उनका निधन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाल में आज सुबह भूकंप का एक और झटका, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, बारिश से राहत और बचाव के काम पर असर। केंद्रीय मंत्रियों ने बिहार के भूकंप पीड़ित इलाकों का लिया जायजा, जरूरतमंदों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का भरोसा।
राहुल गांधी ने विदर्भ के अमरावती से शुरू की संवाद पद यात्रा। 15 किलोमीटर की यात्रा में किसानों का दर्द बांटने के हेतु तक जाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। केंद्र सरकार की रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी बिल के विरोध में आज देश भर में चक्का जाम। परिवहन मंत्री की हड़ताल वापस लेने की अपील। और अंतरिक्ष स्टेशन को सामान की आपूर्ति करने वाला रूस का अंतरिक्षयान बेकाबू, पृथ्वी की कक्षा में फिर से प्रवेश की आशंका।